सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ मेरी को एंकर अलीना इलियास और हमारे चीफ़ पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब सदीक़ साजिद साहब हैं। और क्योंकि ये NRA के भी PRA के भी प्रेसिडेंट हैं, पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन, तो एक कंट्रोवर्सी हुई है। कल पाबंदी लगी थी, बंद हो गई थी प्रेस गैलरी, और आज स्पीकर साहब ने एक बात कही है। ये मामला ज़ेर बहस हम लेके आएंगे, इसलिए वो भी आज मौजूद हैं। इसके अलावा जो कंटोनमेंट बोर्ड्स के जो इलेक्शन हैं उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लाहौर पिंडी में ख़ास तौर पर जो PTI को शिकस्त हुई है उसके हवाले से बुलाए हैं, इजलास बुलाए हैं। उसमें उन्होंने गुफ्तगू की है, थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब क्या हुआ है। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून में जो शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप है उसकी पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग हुई है, क्योंकि कंटोनमेंट बोर्ड में जो बयानिया था वो ये नहीं था कि वोट को इज़्ज़त दो, वो था कि काम को इज़्ज़त दो। तो एक बड़ी ये ऐसी चेंज है जिससे उनकी पोजीशन मुस्तहकम हुई है। कुछ बयानात भी आना शुरू हो गए हैं उनकी मुखालफत में। जावेद लतीफ़ साहब ने आज बड़ी गुफ्तगू की, ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में भी। तो एक नून लीग के अंदर जो आपस में उनके जो तज़ादात हैं उसके हवाले से जो चीज़ें आ रही हैं वो भी प्रोग्राम का हिस्सा होगा। एक जो बड़ी अहम इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो ये है कि आज फवाद चौधरी साहब ने बताया काबीना के इजलास के बाद कि इंडियन हैकर्स ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के फ़ोन का डाटा भी, उनके ऑफ़िस का डाटा भी हैक करने की कोशिश की। और इससे पहले ये ख़बरें आ चुकी हैं कि जो हमारा FBR की वेबसाइट है वो इंडियन हैकर्स ने उसको हैक किया। और कुछ इतलात ऐसी हैं कि सारी जो इन्फॉर्मेशन थी FBR की वो हैक कर ली गई। और अब किसके हाथ में है, इंडिया के हाथ में है, किसी और के हाथ में है, इसका इल्म नहीं है। लेकिन ये जो सारा माहौल है, ये जो सारी डेवलपमेंट है, क्या शौकत तरीन साहब की जो मुस्तकबिल है उस पर भी ये असरअंदाज हो सकता है। ये 5वां महीना अब ऑलमोस्ट हो गया, 1 महीना रह गया है। कानून और आइन के तहत अगर वो सेनेट के मेंबर या कौमी असम्बली के मेंबर ना बने तो वजारत उनसे खुस जाएगी, क्योंकि वो वज़ीर हैं और वो किसी भी ऐवान के मेंबर नहीं हैं। वेरी इंटरेस्टिंग कि ये सारी सिचुएशन जो है ये क्या है, किस तरफ जा रही है, ये सारे हमारे मौज़ूआत होंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उन पर मैं बात करना चाहता हूँ। जो कैंटोन इलेक्शन है, कल भी हमने अपने इस प्रोग्राम में बात की थी, लेकिन जो चीज़ें, जो हक़ाइक़ सामने आए हैं उससे पता चल रहा है कि ख़ास तौर पर लाहौर में जो बहुत सारी ख़वातीन हैं, जब वो गईं वोट उन्होंने डाले, लेकिन PTI के मेंबरान के जब वो उनके बूथ पर गई हैं, अपनी पर्चियां बनवाई हैं और PTI के ऑफ़िस में गई हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि हमने माजी में वोट दिए थे PTI को, अब हम PTI को वोट नहीं देंगे, इसलिए कि महंगाई ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है, हमारे बच्चों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही। और दूसरा, कल हमने फैक्टर एक ये कल भी डिस्कस किया था और आज भी ये हुआ कि अलीम ख़ान की सूरत में पहले पार्टी के पास लाहौर में एक ऐसी शख्सियत थी जो ख़र्चा भी करती थी, पार्टी को ऑर्गेनाइज़ भी करती थी, वो भी नहीं थी इस इलेक्शन में। उसने भी खासा फ़र्क डाला। और फिर बहुत सारे सदीक़ साजिद साहब जो पुराने लोग हैं PTI के, जिन्होंने PTI में इमरान खान साहब का साथ दिया, जिसकी वजह से वो हुकूमत में आए, नज़रियाती लोग थे, वो पार्टी में नहीं हैं। उनकी जगह बहुत सारे ऐसे चेहरे आ गए हैं और वज़ीर-ए-आज़म साहब ख़ुद भी ब्यूरोक्रेसी पर इतना ज़्यादा डिपेंड करने लग गए हैं कि उसने तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनके अंदर वो जो जज्बा था वो थोड़ा मांद पड़ गया है। हम देखते हैं शुरू में हामिद खान एडवोकेट, वो तहरीक इंसाफ के साथ थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने कुर्बानियाँ दी, कोशिशें की। जस्टिस वजीउद्दीन, शुरू में जो स्ट्रगल थी इमरान खान साहब की, उनमें वो साथ थे, बहुत ज़्यादा वो पार्टी को ऑर्गेनाइज़ उन्होंने किया, पार्टी की उन्होंने बात की कि अगर पार्टी मजबूत नहीं होगी तो ये हुकूमत जो है ये तो आनी जानी चीज़ है, पार्टी अगर रहेगी तो मामलात आगे जाएंगे। फिर ये जो सारा फंडिंग का केस है अकबर एस बाबर की तरफ से, वो भी इमरान खान के पुराने दरीना साथी हैं, उनके साथ भी खान साहब का जो मामला वो रहा। अभी इस हुकूमत में आने के बाद बहुत सारे लोगों से उनका झगड़ा हुआ, जिन्होंने
पार्टी में बड़ा साथ दिया था इमरान खान का, वो जहांगीर तरीन थे। उनको भी पार्टी से जिस तरह से कॉर्नर किया गया, जिस तरह से इस वक्त वो हैं, कोई फ़ाल किरदार उनका नहीं है। फिर अलीम खान साहब का तो जिक्र हमने कर ही दिया है कि लाहौर में उनका बड़ा असर पड़ा। अब एक और जो इस वक्त ग्रे लिस्ट बनी हुई है, उसमें पंजाब के गवर्नर चौधरी सरवर का नाम भी आ रहा है। उन पर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि शायद वो कभी मुस्लिम लीग नून के लोगों से मिलते हैं। समहाउ दी अदर कोई भी है जिसने खान साहब को ये कहा है, चौधरी सरवर साहब अब अगला जो टारगेट जो होने वाले हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ में, इमरान खान की नज़रों से जो शायद थोड़ा उनको वो नापसंदीदगी से देखें, उसमें चौधरी सरवर का नाम लिया जा रहा है। हालांकि वो ये कहते हैं कि मैं मुकम्मल तौर पे इमरान खान के साथ हूँ और मुझे कोई ये जो डब किया जा रहा है मेरे हवाले से, ये बिल्कुल गलत है। सदीक साजिद, फिर हुआ क्या आप समझते हैं कि ये जो सारी शिकस्त है पिंडी में और लाहौर में? सभी साहब, जो वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आज इजलास हुआ है, इस हवाले से उसमें भी उन मुहर्रकात का जायज़ा जो है वो लिया गया है कि शिकस्त जो है वो क्यों हुई। एक तो जो रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म की इब्तदाई पेश की गई, ख़ास तौर पर जो पिंडी के हवाले से आपने बात की, फिर लाहौर के हवाले से, वो यही थी कि पार्टी की जो वहाँ पे मकामी या सूबाई क़यादत थी, उसने उस तरह एक तो इसमें हिस्सा नहीं लिया। फिर कुछ टिकटों की गलत तकसीम, फिर जो पार्टी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। पार्टी तहरीक इंसाफ के वर्कर से कभी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुलाकात नहीं की जी। कन्वेंशन सेंटर में सिलेक्टेड लोग आ जाते हैं। पार्टी से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इमरान खान साहब का इस वक्त अमली तौर पे। जी ऐसा ही है। जो सिटी के जो अहदेदार नाम ने आज जो बनाए हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, इधर भी उधर भी। हालांकि ये आमर कियानी के ऊपर भी ये सारी ज़िम्मेदारी डालने की कोशिश की जा रही है कि उनकी वजह से, क्योंकि वो तो अपने हल्के से हार गए ना। वो जो कैंट का चकलाला का था, जहाँ से वो MNA हैं, तो उनके उम्मीदवार तो वहाँ से हार गए। कि ये भी कहा जा रहा है कि जब आप अपने हल्के से नहीं जितवा सके PTI को, तो फिर जो है वो आप पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है। अब ये सुनने में आ रहा है कि शायद उनसे भी होता वापस ले लिया जाए। इसी तरह जो आपने गवर्नर की बात की है, वो वाला इशू भी एक बहुत बड़ा जो है आजकल गर्म हुआ है। और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इमरान खान साहब के नज़दीक अब चौधरी सरवर इतने पसंदीदा जो है वो नहीं रहे। और इसके लिए एक मरतबा फिर जो नाम डिस्कस है, पिछले दिनों भी एक नाम चला था आसिम बाजवा का, लेकर अब सैफुल्लाह नियाज़ी का नाम आना शुरू हो गया कि शायद उनको गवर्नर पंजाब जो है वो बनाया जा रहा है और वो सेनेट के अहदे से इस्तीफ़ा देंगे और वो पंजाब का गवर्नर का जो है वो लड़ेंगे। लेकिन दूरियाँ जो हैं वो बढ़ी हुई हैं, क्योंकि पिछले दिनों आपने ये भी देखा, अलीम खान का एक फैक्टर है बहुत बड़ा समी साहब। वो लाहौर में जितनी भी जब इलेक्शन होते थे PTI के, तो अच्छी खासी आपको पता है वो रोटी शोटी और ये वो बाकी मामलात के हवाले से भी वो होते थे आगे। लेकिन इस मरतबा बिल्कुल पीछे थे, वो आए नहीं, उन्होंने इसमें किसी किस्म का कोई रोल प्ले नहीं किया। ये क्या चीज़ है अलीना कि आप जिन लोगों के साथ चलते हैं, जो आपके साथी हैं, इसमें हमने देखा जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत पॉपुलर लीडर थे, लेकिन उन्होंने अपने तमाम साथियों से, जिनमें खर था, रामे था और बहुत सारे लोग थे, मुमताज़ भुट्टो को भी नाराज़ किया, मुख्तार राना को नाराज़ किया, जे रहीम को नाराज़ किया, खुर्शीद महमूद कसूरी को नाराज़ किया। फिर उसके बाद जिस वक्त बुरा वक्त उन पर आया तो वो सारे जो बड़े बड़े ज़िम्मेदार थे वो पार्टी में थे। तो अभी हम देखते हैं तहरीक इंसाफ में जो नज़रियाती लोग थे, जो शुरू के साथी थे इमरान खान साहब के, वो हमें नज़र नहीं आ रहे। अब नए लोग जो बहुत जल्द हमेशा माजी में साथ छोड़ते हैं, जब भी कोई मुश्किल वक्त आया वो साथ हैं, ब्यूरोक्रेट साथ हैं। ये फिनोमेना इमरान खान साहब नज़र नहीं माजी पे दौड़ाते कि क्या हुआ लोगों के साथ। बेसिकली जो बात है ना वो ये है कि मोहतरम इमरान खान साहब और वज़ीर आज़म साहब को जिस चीज़ पे गौर करना चाहिए वो है महंगाई। आज मैं देख रही थी, जो चने की दाल है, एक आम दाल है, मोस्टली लोगों के घरों में पकती है, जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग होते हैं, खासतौर चने की दाल और आलू की दाल जो है वो ज़्यादा वही होती है, आलू और दाल यही चलते हैं हमारे यहाँ पर। तो जो चने की दाल है उसके अंदर 35 रुपये से लेकर 40 रुपये का इजाफा हुआ है। तो ये आपके MNA MPs या आपके मिनिस्टर्स ने तो नहीं किया, आपकी पॉलिसी ऐसी है कि ये इजाफा हुआ है। फिर इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि ओवरऑल जो महंगाई है उसमें इजाफा हो रहा है। अगर आप ये करें कि जी आज अलीम खान साहब के साथ इशू है, आज JKT के साथ इशू है या किसी और के साथ इशू है, तो फिर तो सर कभी भी नहीं होगा, बल्कि ये ग्रुप बन जाएगा और ये ग्रुप जो है वो आने वाले दिनों में आपकी सियासत पर असरअंदाज होगा। आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं। मैंने सुबह सुबह 2-3 वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, वो कह रहे महंगाई है ही नहीं। मैं आज एक औरत को सुन रही थी, वो तो मैं हैरान हो गया सुन के, वो कह रहे थे आलू पका लो, लहसुन अदरक है या नहीं है, 1-2 आलू हैं वो उबाल के ही खा लो। वो भी सुन लेना था आपको। जो एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि उम्मीदवार जो है इलेक्शन के बाद अपने हल्के में ही नहीं आए और उन्होंने काम ही नहीं करवाया, वो भी सुन लेना चाहिए था आप लोगों को। ये सारी चीजें आप लोगों को सुन लेनी चाहिए थी ताकि आप लोगों को पता चले कि इस वक्त ग्राउंड पे हो क्या रहा है। और इन मिनिस्टर्स को आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शौकत तरीन की जो सुबह 10 बजे उन्होंने की है वो भी सुन लेनी चाहिए। तो उसमें भी महंगाई के हवाले से जो वो वजूहात बयान कर रहे हैं,
इतराफ़ भी कर रहे हैं ना, साथ साथ इतराफ़ भी कर रहे हैं, वो भी सुन लें। अच्छा, इसमें एक और फिर चीज़ है। महकमा जो शुमारियात है उसके अपने दादोशुमार हर हफ्ते आ जाते हैं। और सभी साहब एक बहुत बड़ी साजिश भी हो रही है। देखिए बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी ऐसे नहीं हो रही है, बेसिकली नए जो घोड़े हैं, नए जो प्यादे हैं, उन्हें तैयार किया जा रहा है। अलीम खान साहब हट गए, JKT हट गया, फलाना हट गया, अब नए लोग भी तो लेकर आने हैं, नए इन्वेस्टर भी तो लेकर आने हैं। तो ये बल्दियात और गुजरात को जो मेट्रोपॉलिटन बनाया जा रहा है, देयर इज अ रीजन। आपने चौधरी बरादरान को खुश कर दिया और पता नहीं आप किसके। अच्छा, ठीक है, चलें, ये बात आपकी सब ठीक है, क्योंकि मैं किसी और तरफ जाना चाहता हूँ, मैं इस पे बहस नहीं करता, ये आप लोगों के अपने आइडियाज़ हैं। इमरान, ये मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, उन्होंने ये जब शुगर का मामला हुआ तो उन्होंने एक गुफ्तगू की, ये पुरानी गुफ्तगू है जिसमें उन्होंने शुगर के हवाले से प्रेडिक्शन की थी, आइए आपको सुनाते हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब बड़े पुरुमीद थे और उनकी जो ख्वाहिश है कि चीज़ें महंगी ना हों, उसमें उन्होंने कहा कि हम एक प्लान लेके आ रहे हैं, हम सब कुछ करेंगे। आज चीनी 115 रुपए किलो पे मिल रही है और वो भी कतारें बना बना के मिल रही है। अच्छा, फिर दूसरा, अभी एक और चीज़ शुरू हुई आज काबीना के इजलास में, फिर गंदम की जो ख़रीद है उस पर ताख़ीर पर प्राइम मिनिस्टर ने बरहमी का इज़हार किया है। इसके हवाले से, गंदम के बहरान के हवाले से, जब ये आटे की कीमत बढ़ी थी तो क्या कहा था वज़ीर-ए-आज़म ने, आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं। ये आपने गुफ्तगू सुनी उनकी कि वो कह रहे थे मैं ख़ुद देखूंगा, लेकिन फिर उसके बाद अब फिर वही सूरत हाल है कि उसकी ख़रीद में कमी, उसमें वो की गई है कोताही, अब खुदा जाने उसका क्या इम्पैक्ट होगा। इसी तरह बिजली के रेट्स के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा था, आइए वो भी सुन लें आप। अब ये उनकी ख्वाहिश भी, मैं यकीन करता हूँ वज़ीर-ए-आज़म पे कि बिल्कुल उनकी ये ख्वाहिश थी, वो नहीं बढ़ाना चाहते थे, लेकिन अभी आप देख लें ये बिजली के जो प्राइसेस हैं वो कहाँ पे किस तरीके से बढ़ी हैं। फिर आप आ जाते हैं वो गैस के रेट्स के हवाले से भी कह रहे हैं कि हम उनकी कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, ज़रा ये भी सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म की सिंसेरिटी पर मुझे कोई शक नहीं है। गैस की और बिजली की कीमत वो कहते हैं हमने नहीं बढ़ने देनी, ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, शुगर महंगी, आटे की फिर किल्लत, ख़रीदारी में उसकी जो गवर्नमेंट को ख़रीदना थी गंदम, फिर उसमें ताख़ीर, गैस की कीमत, गैस इस वक्त गर्मियों में लोड शेडिंग, सर्दियों को तो छोड़ें, अभी गर्मियों में लोड शेडिंग, और बिजली के रेट मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हो रहा है, हर चीज़ तो वज़ीर-ए-आज़म नहीं देखता, उसके इर्द गिर्द एक टीम है। इसका मतलब ये है कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो अपनी टीम बनाई है, शायद या वो करप्ट है या वो इनकम्पिटेंट है। पुराने ये जो हमने जो प्रोग्राम का आगाज़ किया कि जो पुराने साथी जो छोड़ रहे हैं साथ, जो नज़रियात की बुनियाद पर थे, जिनकी पूरी ज़िंदगियों की इन्वेस्टमेंट थी इस पार्टी में, और डेफिनेटली वो पार्टी को उसी तरह लेके आगे जाना चाहते होंगे कि क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उस पर, तो आगे भी उनकी पार्टी रहे उसी तरीके से। वो रिप्लेस हो गए, आप नए साथी ले आए, आप वो लोग ले आए पार्टी में जो दिहाड़ी बनाने वाले थे। नदीम बाबर साहब को कौन भूला है कि उन्होंने 40-45 अरब की दिहाड़ी लगाई जिस वक्त वो पेट्रोल की कीमतें ऊपर नीचे हो रही थी, इल्ज़ाम है। और भी मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग अब भी मौजूद हैं, बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान हुकूमती पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन इस वक्त खान साहब के बड़े वो चहेते हैं। सदीक साजिद, ये नज़रियाती लोगों को पीछे करके जब आप टीम ऐसे लोगों की ले आएंगे जो या इनकॉम्पिटेंट हो या यो करप्ट हो, इमरान खान साहब का विजन अपनी जगह, लेकिन तो इन कैबिनेट मेंबर्स ने या उनके साथियों ने करनी है ना। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं समी साहब। और दूसरी बात यह है कि जो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो टीम है, ख़ास तौर पर जो नॉन इलेक्टेड लोगों की टीम है, जिसमें वो कोशिश करते हैं, बार तब्दीलियाँ भी करते हैं, लेकिन जो आउटकम है, जो परफॉर्मेंस है, वो बिल्कुल नहीं है। ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि हर मामले में इमरान खान छड़ी लेकर हर मिनिस्ट्री में तो नहीं जा सकता। जिसको दी जाती है, अच्छा अगर जिसको दी जाती है 6 महीने बाद उसको निकाल दिया जाता है, जब उसको समझ आती है किसी चीज़ की या वो कुछ करने की कोशिश करता है, नया वज़ीर आ जाता है, वो नया वज़ीर आकर पुरानी पॉलिसी ख़त्म करके नई चीज़ें शुरू करता है। अच्छा जी, वज़ीर हो गया, उसके बाद सेक्रेटरी चेंज हो गया, अब सेक्रेटरी जो है वो ज़ाहिर इंतज़ामी अमूर का सरबराह है, वो फिर मिनिस्टर के साथ उसकी नहीं बनती, ये चीज़ें भी चलती हैं। अब किसी को समी साहब, ये जो आपने तो बुनियादी बातें ये गिनवा दी ना, आटा, चीनी, दाल, ये चावल वगैरह, ये तो, और ये शुरू दिन से इनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है इस हुकूमत के लिए। अभी देख लें, अभी जो आपने गैस की भी आपने जो निशानदेही की, आज की हालत देख लें, कराची में उन्होंने बंद कर दी, CNG उन्होंने बंद कर दी।
वही है कि वो RLNG का पिछले दिनों LNG का स्कैंडल आज भी, बल्कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सभी साहब इन कैमरा मीटिंग हुई है हुकूमत की दरख्वास्त पे। उसमें पता क्या डिस्कस हुआ है? हुकूमत की पूरी कोशिश है कि हमारे जो गुज़श्ता 2 साल थे, जो उसके ऊपर ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट्स हैं, उसके अंदर जो बेकायदगियाँ, बड़े बड़े जो स्कैंडल्स हैं, उनको आप इन कैमरा रखें। भाई क्यों रखें इन कैमरा? सामने लेकर आए ना। वो तराना तनवीर ने कर तो दी, जिसमें सबसे बड़ा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए ये जो 1113 मिलियन का जो हमें एक फ़ंड मिला, वो जनाब किधर गया उसका कोई पता नहीं है। फिर जो हमें किट्स मिली, जो ये कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए चीज़ें मिली थी, उसके अंदर भी ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट है। फिर ये जो आप शुगर स्कैंडल की बात कर रहे हैं, LNG, RLNG, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह दिए गए, हुकूमत की पूरी कोशिश है। वो कह रहे हैं जी आप इन्वेस्टिगेट लाजमी करें, लेकिन उनको मीडिया के अच्छा ये बिलियंस की साथ जो है वो डील है। अच्छा, ये आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अब एक और इसी इनकॉम्पिटेंस की तरफ आता हूँ। एक जुमला वज़ीर आज़म कहते थे कि जब करप्शन कोई करता है तो महंगाई बढ़ती है, बस ये बात ठीक हो गया। अच्छा, अभी एक और प्रॉब्लम जो हुकूमत के लिए जो खड़ी की गई है, आज़म सवाती साहब और चौधरी फवाद साहब ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से बड़े संगीन लगाए। सवाती साहब ने तो कहा कि आप आग लगा दें वहाँ पे जो कमेटी की जो मीटिंग हो रही थी उसमें। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने पैसे लिए हुए हैं। और फवाद चौधरी साहब ने अपनी गुफ्तगू में ये फरमाया कि इलेक्शन कमीशन जो हैं ये अपोजिशन के माउथ पीस हैं, ये छोटी जमातों के आलाकार बने हुए हैं। बड़े संगीन इल्ज़ामात उन्होंने लगाए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको एक नोटिस भी जारी कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन पे क्या कहा चौधरी फवाद ने, मैं आपको वो सुनवा देता हूँ पहले। अब इसमें बड़ी लंबी गुफ्तगू है, हमने आपको थोड़ा सा हिस्सा सुनवाया। उसमें वो ये कह रहे हैं कि ये छोटी जमातों के आलाकार हैं। उसमें उन्होंने ये बताया कि ये इनके साथ जो उनकी जो हैसियत है वो बिल्कुल मुतनाज़ हो चुकी है, उनको वो जैसे आपने सुना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए सब कुछ। अब जो इल्ज़ामात लगाए हैं कि आपका ताल्लुक़ छोटी जमातों से है, आप उनके आलाकार बने हुए हैं, सवाती साहब कह रहे हैं आपने पैसे लिए हैं, और ये साथ बैठे हुए थे सारे के सारे लोग जो थे, तो उनको जो नोटिस जारी किए हैं इलेक्शन कमीशन ने। अब एक आइनी इदारा है, तो मैं एक सवाल है मेरे जहन में कि आजकल हुकूमत मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम बिल आ रही है फेक न्यूज़। तो अगर फेक न्यूज़, तो ये जो वज़रा बैठकर नेशनल स्क्रीन पर एक आइनी इदारे के ऊपर जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अगर इनके पास सबूत ना हुए तो सदीक साजिद, अब चले अलीना आप बता दें, ये फेक न्यूज़ नहीं होगी? क्या आप ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन पैसे ले रहा है, सियासी जमातों का आलाकार बन चुका है, अपोजिशन का वो माउथ पीस बन चुका है? बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। देखिए मसला ये है ना PTI का, फवाद चौधरी साहब का और सबका, इनका मसला ये है जब इनकी पसंद की चीज़ें ना हो तो फिर यही कहते हैं। लेकिन जो आपने बात की ना कि सबूत लेकर आएँ, अगर आप ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि ऑपोजिशन वाले जो हैं वो इन्हें पैसे दे रहे हैं, तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं, और अगर वैसी डॉक्यूमेंटेशन है जैसे पनामा में थी और बाकी सारे लोगों में थी आपके पास, और वो जो नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, शहबाज शरीफ साहब जमानत में हैं, मरीम नवाज साहब बाहर हैं, और वो यही कहती हैं कि जितने भी इनकी डॉक्यूमेंटेशन है, जितने भी इन्होंने सबूत दिए हैं वो फेक हैं, इस वजह से हम बाहर हैं। तो अगर आपके पास इस तरह के सबूत हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, तो फिर आप खुद देख लें पहले आपका क्या इंजाम हो रहा है और बाद में अवाम आपको क्या बोलेंगे। और दूसरी चीज़ ये मैं कहती हूँ, इलेक्शन कमीशन ने जो एक्शन लिया है इसको आगे तक लेकर जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, और अगर आईनी इदारे के बारे में इस तरह का कोई सवाल किया जाता है तो डेफिनेटली सी बात है इलेक्शन कमीशन को, और तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट को भी बाकायदा इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। अच्छा सदीक साजिद, अब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक है मामला, मैं अभी सुन रहा था चौधरी गुलाम हुसैन साहब को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में एक उन्हीं की हुक्मरान पार्टी ने ये बात कही कि वहाँ पे तो उस मशीन पे अंगूठा तो नहीं लग रहा, शनाख्ती कार्ड होता है बंदे का। जब आप पर्ची पे वोट लगाने जाते हैं, पर्ची आपको तब मिलती है, आप अपना अंगूठा जो है वो उस पर लगाते हैं, तो आपको उसकी बुनियाद पर आपको पर्ची देते हैं। तो ये जब आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जाएंगे वोट डालने, तो अंगूठा कहाँ पे लगाएंगे आप? तो वो जब अंगूठा नहीं है तो कैसे ये डिटरमिन होगा कि ये उसी बंदे ने वोट डाला है, बटन उसी बंदे ने दबाया जिसका वोट था? सदीक साजिद, बड़ी अहम, ये बड़ा अहम सवाल है। बिल्कुल सही बात है। और पिछले दिनों वो आजकल वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे जाके इसका वो तो क्या कहते हैं जी उसको डेमो दे रहे हैं
उसमें नज़र आ रहा है, उन्होंने खुद भी अपनी एक वीडियो बनाकर शिबली फराज साहब ने जारी की हुई है कि इस तरह डाला है, उसमें वाकई आप वो तो कहते हैं कि उन्होंने गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रखी हुई है, जहाँ जाते हैं किसी दुकान पर जाते हैं, किसी जगह आते हैं वो मशीन ले आते हैं, टाइपराइटर की तरह कहते हैं ये देखें हमने ये बनाया है और इसमें आप वोट डालें, लेकिन वो अंगूठे का निशान कहीं पर भी नहीं है। एक मैं आपको बात बताऊं, मैंने पूरी कोशिश की थी कि ये जो हमारे पीआरए के इलेक्शन है इसके तहत हूँ, इलेक्ट्रॉनिक वो तजर्बा करना चाह रहे थे इस पर, लेकिन हमने कहा नहीं, हम इस पे ऊपर अपनी, यानी आपको भी इस पे एतमाद नहीं है? नहीं, हमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये इसी वजह से कि उसमें बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आपका वो है ही नहीं, अंगूठे का निशान ही नहीं, आप शनाख्ती कार्ड की बुनियाद के ऊपर फिर वो जिस तरह एक ATM मशीन है। अब एक मुझे बताइए कि ये कल इलेक्शन हुए हैं बल्दियाती, ये किसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे नहीं हुए? हाँ जी बिल्कुल। तो इस पे किसी को कोई इतराज़ नहीं है, शिकस्त अपनी तस्लीम की है लोगों ने, तो ये बड़ी ईमानदारी से इलेक्शन हुए और लोगों ने उसी सिस्टम के तहत वोट दिए। तो बुनियादी तौर पर जो लोग सिस्टम को हैंडल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन की एक बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कामयाबी है कि उन्होंने ये जो इलेक्शन करवाए हैं इस पर किसी को कोई बड़ा ऐसा इतराज़ नहीं हुआ और ये बग़ैर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हुए। तो जो ये कहा जा रहा है कि जनाब ये अपोजिशन के माउथ पीस हैं, ये छोटी जमातों के आलाकार बने हुए हैं, ये तो मेरा ख्याल है एक एग्जेजरेशन है। और शायद इसकी एक वजह ये भी कुछ अपोजिशन के लोग ये कहते हैं कि क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस PTI का भी पड़ा हुआ है, तो उस पर अगर कोई फ़ैसला ऐसा आया जिसमें ये साबित हो गया कि ये फॉरेन फंडिंग इन्होंने की थी और गलत की थी, तो फिर बड़ा आसान होगा। PTI ने जो माहौल बनाया कि जनाब ये देखें ये तो इलेक्शन कमीशन हमारे ख़िलाफ़ था, इसलिए इन्होंने फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़, ये कहीं उसकी पेशबंदी कुछ गुजरा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इमरान खान विल अप्रूव दैट, लेकिन जो इर्द गिर्द 7 लोग सोल्यूशन चीज़ों के बना के देते हैं। सदीक साजिद, व्हाट डू यू से? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये है समी साहब कि आप ये भी देखें ना कि सुप्रीम कोर्ट का भी वाज़े तौर पर उनके फ़ैसले, उनकी रूलिंग भी आ चुकी कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। उनका एक आइनी इदारा है, आप उनके ऊपर अपनी मर्जी नहीं थोप सकते और बगैर आप कानून बना दें तो उसके तहत वो इलेक्शन करते हैं। बिल्कुल, बगैर कानून बनाए आप कैसे उनके ऊपर? मुझे यहाँ पर एक छोटा सा हमें ब्रेक लेनी है, लेकिन जब वापस आएंगे तो मामला बड़ा गर्म है। PRA वाले कहते हैं जी कि हमने कोई इजाज़त नहीं दी थी कि आप लगाएं प्रेस गैलरी को ताले। स्पीकर साहब कहते हैं मुझे PRA ने कहा था। तो जनाब ये सदीक साजिद साहब हैं, इनसे पूछते हैं झूठा कौन है, सच्चा कौन है। और अगर स्पीकर साहब झूठ बोल रहे हैं तो फिर ये तो नाहल हो गया, वो जो शिक है आइन की, ये तो फिर सच नहीं बात कर रहे हैं, सादिक और अमीन तो नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सियासत पर बात हो रही है और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कल एक बहुत बड़ा एहतजाज था पाकिस्तान के सहाफ़ियों का, लेकिन जो एक अहम बात हुई वहाँ पर वो ये थी कि प्रेस गैलरी को ताले लगा दिए गए। PRA के प्रेसिडेंट जो सदीक साहब हैं, साजिद साहब हमारे साथ थे, कल हमने इनसे पूछा कि ये कैसे हुआ, तो उन्होंने जो कल हमें बताया था, आइए पहले वो सुन लेते हैं क्या कहा था इन्होंने। मैं पाया था कि एक ज़ाब्ता अखलाक के तहत जो PRA है वो उनके जो मेंबर्स हैं वो वहाँ पे बैठेंगे, वॉकआउट भी कर सकते हैं, नाराबाजी नहीं होगी, हल्लड़बाजी नहीं होगी, हाथापाई नहीं होगी और खामोशी से आप लोग जैसे सदर तकरीर करेगा शुरू करेगा आप बाहर चले। हमने कहा जी ठीक है। मैंने स्पीकर ऑफिस को इतना बेबस कभी नहीं देखा समी साहब। फवाद चौधरी ने, ये भी आपको बता दूँ, फवाद चौधरी जो नाम स्पीकर ऑफिस ने भिजवाए, हमारे नाम 13 लोग बॉडी के उनके नाम काट दिए और अब 13 ये और 9-12 लोग और थे, 25 नाम उन्होंने काट। ये आपने सुना, सदीक साजिद साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में कहा कि जनाब बिल्कुल ये स्पीकर साहब बेबस थे और ये बड़ा एक बुरा काम हुआ जो वहाँ पर तालेबंदी की गई। आज स्पीकर साहब ने क्या कहा, अब ज़रा वो सुन लें। जो कुछ मैंने किया PRA के मशवरे से किया और तालाबंदी जो की PRA के मशवरे से की। सदीक साजिद साहब, वो स्पीकर साहब अब पूरे भाई पाकिस्तान का वो कस्टोडियन है हाउस के, पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ है। आप भी सहाफ़ियों के सदर हैं वहाँ पर, बड़ा इंपॉर्टेंट, आप भी बड़े उतने ही काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम हैं। अब ये जो स्पीकर साहब ने कहा, मुझे ज़रा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली बताएं
ये वो दुरुस्त कह रहे हैं कि आप की जो तंजीम है उसके साथ मुशावरत के बाद तालाबंदी की गई? नहीं जी, बिल्कुल तालाबंदी वाला जो काम है वो हमारी मशावरत के साथ बिल्कुल नहीं हुआ। हम तो ख़ुद हैरान थे जब ये 2 बजे के करीब कल बताया गया कि प्रेस गैलरी और प्रेस लाउंज बंद होगा और आप लोग कैफेटेरिया में जाकर बैठ जाएं और स्क्रीनें वहाँ पे लगा देंगे, आपको चाय भी देंगे। तो हमने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था। जो आपने मेरा शॉट बिल्कुल सुनवाया है, मैं उसी के ऊपर स्टैंड करता हूँ। जो तय था वो यही तयशुदा बात थी कि जो ज़ाब्ता अखलाक हमारा उनके साथ तय पाया था कि हाँ, और हमें स्पीकर साहब को इन्फॉर्म किया था जो हमारा एक इनके साथ पहले। आप कह रहे हैं कि स्पीकर साहब झूठ बोल रहे हैं? गलत बयानी से काम ले रहे, मैं लफ्ज़ झूठ तो नहीं इस्तेमाल क्या करूँगा। मतलब जो बंदा झूठ बोल रहा है वो झूठ ही बोल रहा है ना भाई? मैं तो कह रहा हूँ कि ये तालाबंदी वाला जो काम है, ये जो बात वो कह रहे हैं कि हमें तालाबंदी उन्होंने हमारी मुशावरत से की, इस किस्म की कोई मुशावरत ना, कोई ऐसा मुमकिन है कि उनके साथ हमारी कोई मुलाकात, कोई और लोग पीआरए के बन के चले गए हो वहाँ पे, स्पीकर साहब को उन्होंने चकमा दे दिया हो, कोई खलाई मखलूक आ गई हो? खलाई मखलूक तो नहीं हो सकती, मिलते रहते हैं उनके साथ जो लोग हैं। अब हम 300 मेंबर्स हैं पीआरए के, कोई उनसे ज़ाती हैसियत में मिल गया वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एज ए तंजीम, एज ए बॉडी हमारे इस मामले के ऊपर जो आपने शार्ट सुनाया, मैं उसी पे स्टैंड करता हूँ। और हमारा मैं अगर मुझे एक बात बताइए, मैं प्रेसिडेंट हूँ, अगर मेरी उनके साथ या मेरे सेक्रेटरी की या किसी भी अहदेदार की उनके साथ कोई इस किस्म की कमिटमेंट होती है एज ए बॉडी, तो क्या कल हम एहतजाज करते इसके ऊपर? फिर तो हम आराम से बैठ जाते, हम कैफेटेरिया में जाके चले जाते। हमें क्या ज़रूरत थी हम वहाँ पे लॉबी में और स्पीकर चैम्बर का जो है वो गिराव करते? हमारी ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं थी। जो थी वो आपने शॉर्ट सुना दिया, उस पर मैं स्टैंड करता हूँ। नहीं तो फिर अगर स्पीकर साहब ये कहते हैं कि पीआरए की मशावरत से किया, गलत बयानी से काम करते हैं, मशावरत इस हद तक थी कि हम ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करेंगे, हम नारेबाजी नहीं करेंगे, हाथापाई नहीं होगी, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि कोई दूसरा ग्रुप है वो वहाँ पे ये करेगा। हमने कहा हम अपने लोगों की जिम्मेदारी लेंगे जो पीआरए के मेंबर्स हैं। अगर कोई दूसरा ग्रुप लाकर बैठाता है, जिस तरह फवाद चौधरी का मैंने नाम लिया, मैं उस पर भी स्टैंड करता हूँ। मैं कल भी मैंने नाम लिया था पीआईओ का, मैं उस पर भी स्टैंड करता हूँ। 93 कार्ड थे टोटल जो इन्होंने जारी किए, 93। समी साहब हमारे पर ये तो बड़ा सुनिए 70% कार्ड नॉन जर्नलिस्ट को दिए, पीआईडी ने दिए। हमारी दी गई लिस्ट का बेड़ा किसने गर्क किया? इन्होंने पीआईडी। अच्छा, इसका आप मुझे एक और बात मैं आपके सामने रख, इसका मतलब ये है कि वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने पीआईओ से मिल के ओरिजिनल जेन्युइन सहाफ़ियों की जगह कुछ लोगों को कार्ड जारी करके, क्राइम रिपोर्टर्स को, कुछ लोगों को कार्ड जारी किए और उसके बाद ये तासुर दिया कि वहाँ पर 2 ग्रुप्स होंगे, हल्लुड़बाजी हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। लेकिन आपने उसकी भी गारंटी दी कि आपके जो लोग हैं, पीआरए के जो मेंबर हैं, वो किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन स्पीकर साहब ने तालाबंदी कर दी और उसके बाद आज वो ये कह रहे हैं कि मैंने ये सब कुछ पीआरए की मुशावरत से। ये तो बहुत बड़ा सरीहन झूठ है। तो फिर वो जो हल्फ है, वो जो एक सादिक और अमीन होना चाहिए हमारे एमएनए को, सेनेटर को, तो वो फिर वो हल्फ कहाँ गया अलीना? सर देखिए, कल फवाद चौधरी साहब जब कौमी असम्बली में थे ना, तो एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि ये जो सारी चीज़ें ये क्यों बंद हैं, तो उन्होंने कहा जी कोरोना है। फिर रात को वो एक शो में गए और उस शो में उनसे ये सवाल हुआ, तो उन्होंने इस बात की दोबारा से तस्दीक की। उन्होंने कहा जी कोरोना है। और आज अगर स्पीकर साहब ये बात करते हैं तो देख लें सच्चा कौन है और झूठा कौन है। सदीक साजिद, ये तो बड़ी संगीन बात है। वो कह रहे हैं कोरोना है, ये कह रहे हैं जी पीआरए से मशावरत के साथ हमने किया। ये तो आपकी तंजीम को अंडरमाइन करने की कोशिश नहीं है। नहीं, जितनी मर्जी देखें, ये फवाद चौधरी का एजेंडा है। मैं अब आपको क्या बताऊं, हमें जो मैंने कल भी कहा था कि हमें धमकियां दी गई कि हम पीआरए बंद कर देंगे। कल भी धमकियां दी गई, वजारत इत्तलात की जानब से दी गई, पीआईओ के ऑफिस की जानब से दी गई। वो तो उनका तो ये एजेंडा था और ये हमें कहा गया था कि हमने किसी सूरत वाकआउट कामयाब नहीं होने देना, हम अपने बंदे बैठाएंगे। और आप देख लीजिए, और वो बंदे देखिए, वही तो हद है, वो बंदे आए। 70% कार्ड उन लोगों को दिए गए जो नॉन जर्नलिस्ट लोग थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि प्रेस गैलरी और प्रेस लाउंज बंद हो गया, तो वो भी हमारे साथ आ गए, एहतजाज में शामिल हो गए। तो वो तो किसी और एजेंडे पे आए थे। अगर ये जो एक बात से फिर मेरा आप एक और सवाल है, फेक न्यूज़ की बात हो रही है, तो गलत बयानी करना फेक न्यूज़ है। तो स्पीकर साहब खुद फिर फेक न्यूज़ कर रहे हैं। और वो जो सवाती साहब और फवाद साहब ने जो बात कही है इलेक्शन कमीशन के बारे में, वो तो खुद फिर, इसका मतलब है कि हुकूमत जो है, उसके जो अकाबरीन हैं, वो तो खुद फेक न्यूज़ की बात कर रहे हैं, खुद फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं। तो ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल नहीं बना रहे वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब तो मैंने कहा ना, मेरा तो जो बयान है, जो आपने शार्ट सुनाया, मैं तो उस पर ऊपर स्टैंड करता हूँ। जो हमें थ्रेट्स मिली अभी तक, जो मिल रही हैं, जो अभी तक मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन वाले कर रहे हैं, हम तो उसके ऊपर आज, बल्कि
आज बल्कि हम आइंदा के लाए अमल के हवाले से हमारी PRA की एग्जेक्टिव बॉडी की मीटिंग थी। हम तो स्पीकर कौमी असम्बली से बाकायदा उनसे ये अपनी बॉडी की इजाज़त से मुलाकात के लिए जाना चाह रहे थे कि जनाब उसके ऊपर जो है वो उनसे मुलाकात की जाए। इसके ऊपर भी दोस्तों की अपनी अच्छा, इस अपनी पे राय आपने थी। कोई ऑफिशियली कोई रिएक्ट किया ये जो, क्योंकि ये तो सारे मीडिया ने चलाया, स्पीकर साहब कह रहे हैं मैं तो बिल्कुल PRA की मुशावरत से सब कुछ ये किया जारी मैंने। हुआ, इसके ऊपर बयान वजाहती बयान जो है वो जारी किया गया है मलिक सईद साहब की जानब से, और उन्होंने ये हमारा ऑफिशियल यही मौक़िफ़ है कि जो वो कह रहे हैं दुरुस्त नहीं है। जो जहाँ तक जो कमिटमेंट थी जो आपने वो चला भी दी है वही कमिटमेंट थी, इसके अलावा और कुछ नहीं था। अलीना, व्हाट डू यू से? सर ये जो सदीक साजिद साहब ने बात की है, बात तो बिल्कुल ऐसी है। और जो इससे पहले इलेक्शन कमीशन वाली जो आप स्टोरी करे थे उसमें सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगी कि हुकूमत से 2-3 मेरे सवाल हैं। एक तो ये है कि इस मुल्क का खसारा जो बड़े बड़े इदारे हैं वो हमारे सामने है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, महंगाई में इजाफा हो रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाएंगे कहाँ से और उनको किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है जो इलेक्शन कमीशन ने सवाल भी उठाया था, उन्होंने कहा था चलिए ठीक है इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लग भी जाती हैं लेकिन जो कनेक्टिविटी है वो कैसे करेंगे आप, और सॉफ्टवेयर के बगैर, और सॉफ्टवेयर जो है वो रिग्ड नहीं होगा या उसे कोई मैनिपुलेट नहीं करेगा, इसकी गारंटी कौन देगा? क्योंकि जो पिछली दफ़ा जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स की बात की गई थी तो नादरा इसकी जिम्मेदारी ले रहा था और उसमें भी नादरा की कुछ ऑब्जेक्शंस थी जो रिपोर्ट्स मौजूद हैं, ठीक है, नादरा की उसमें भी ऑब्जेक्शन थी। अब तो आप अंगूठे के बगैर सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो चाहे जिसका दिल चाहे। अभी आप बता रहे हैं FBR हो गया, कल को ये कहेंगे पूरा इलेक्शन हो गया, RTS बैठ गया, वो नहीं पता चला कैसे बैठा, कल को ये मशीनें बैठ जाएंगी, वो नहीं पता चलेगा कैसे। सबसे बड़ी बात यह है कि इन मशीनों की सिक्योरिटी को कौन यकीनी बनाएगा? जिस तरह का हमारे यहाँ इलेक्शन सिस्टम है, खासकर और लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे देहातों में कोई वो जो एक बंदे ने कहा था, एक MNA ने, उसने कहा अगर इसमें किसी ने एल्फी डाल दी फिर क्या करेंगे? कोई इसको उठा के ले गया फिर क्या करेंगे? फिर तो वो इलेक्शन नहीं होगी ना, वो जो उठा के लेगा उसके नहीं रख देंगे। ये तो फवाद चौधरी साहब बताएंगे एल्फी डल गई तो उसके बाद क्या होगा। देखिए ना, कब से है? ना डाटा निकले होगा ना, पर्ची जो निकल रही वो एल्फी डाल दी, पर्ची नहीं निकलेगी, आपका शनाख्ती कार्ड भी फंस गया और जो भी आएगा आगे। अच्छा, ये आपने जो फेक न्यूज़ और हैकिंग की ये जो बात हो रही है उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट आज एक स्टेटमेंट आया सामने कि इंडिया जो है इसराइल की मदद से शायद उन्होंने जो सॉफ्टवेयर है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब का ऑफिस, उनका फ़ोन, उनका डाटा भी हैक करने की कोशिश कर रहे थे। और अब ये भी ख़बरें चल रही हैं कि FBR से सेंसिटिव डाटा जो है, बहुत इम्पोर्टेंट डाटा जो है वो हैक किया गया और वो चला गया हमारे हॉस्टाइल पड़ोसी के पास। तो आपने भी कोई सदीक साजिद साहब इस हवाले से कोई ख़बर सुनी, किसी से बात हुई? जी जी बिल्कुल, ये तो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है चीज़ें, और बल्कि FBR के चेयरमैन को तब्दील होना पड़ा, डॉक्टर वकार को जाना पड़ा इस सारी वजह डॉक्टर से। वकार साहब से हमारी बात हुई थी। अच्छा। उन्होंने तो इसलिए इस्तीफ़ा दिया था कि उन्होंने कहा कि हम ये चाहते थे कि जो शौकत तरीन साहब जो है ना वो अपनी टीम खुद बना लें, और थोड़ा उन्होंने इसका भी इजहार किया था कि जो शौकत तरीन साहब का जो रवैया है, जिस अंदाज में मीटिंग्स में वो मुखातिब होते हैं लोगों से, जिस तरह गुफ्तगू करते हैं, वो रवैया शायद एक वज़ीर के शान शायान नहीं। और दूसरा, वो जो इदारे के अंदर जो लोग हैं, जो FBR के जो लोग हैं, उनको हमेशा अपनी गुफ्तगू में वो थोड़ा इस तरह से पेश करते थे कि शायद ये उतने कम्पिटेंट नहीं है, इनकी इतनी कमिटमेंट नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लोग बहुत कम्पिटेंट हैं। तो उन्होंने तो ये कहा कि एक बेसिक हमारा एक शुरू हो गया था, और मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ शौकत तरीन साहब की, लेकिन हमने वज़ीर-ए-आज़म साहब से ख़ुद ये कहा कि आप हमें इजाज़त दें, हमने खिदमत की, कभी आगे भी मौका मिला तो खिदमत कर देंगे जब आप कहेंगे। अभी आप शौकत तरीन साहब को लाए हैं तो इनको अपनी टीम बनाने का मौका दें। दिस इज़ व्हाट ही सेड टू अस। एक TV में शौकत तरीन को सुना तो उन्होंने कहा कि ये FBR का जो डाटा है, इसकी जो लीकेज हुई है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है उनके जाने की। चेयरमैन FBR की डॉक्टर वकार है। अगर आप जो बात कर रहे हैं वो ज़्यादा मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से मैं वापस आता हूँ। ये बड़ा सेंसिटिव ये मामला है क्योंकि अब ये खबरें आ रही हैं कि ये उस वक्त जो मुद्दा किसी के ऊपर डालने की कोशिश की गई थी, कुछ तहकीकात के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बात वाज़े हो गई है कि जो बातें कही गई थी वो शायद ठीक नहीं है। अब उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। FBR में डाटा हैक होने की बात हो रही है, अगरचे हुकूमत इसको डिनाई कर रही है। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने भी ये कहा कि जो सेंसिटिव डाटा है FBR में वो हैक नहीं हुआ, लेकिन जो इंडिपेंडेंट ज़राए हैं, FBR के अंदर जो लोग हैं वो इस बात से एग्री नहीं करते।
वो कहते हैं कि क्योंकि खासी देर तक वो जो सिस्टम था हमारा वो हैकर्स के कब्ज़े में रहा, तो इसलिए ये कहना कि जो सेंसिटिव मटेरियल था वो वहाँ से नहीं गया, ये दुरुस्त नहीं होगा। और इसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट की भी बात हो रही है। तो अब ये जो बड़ा जो इस फॉल आउट हुआ है, जैसे सदीक साजिद साहब कह रहे थे, पहले तो वो पुराने चेयरमैन FBI और डॉक्टर वकार मसूद पर डालने की कोशिश की गई, लेकिन अभी जो तहकीकात के बाद जो मुबैना तौर पर जो रिपोर्ट सामने आई है, रिपोर्टेडली जो कहा जा रहा है कि शायद उसमें उनका इतना कसूर नहीं था। तो अब वज़ीर-ए-आज़म साहब के लिए सामने एक चैलेंज है उनके लिए। 1 महीना तकरीबन रह गया है शौकत तरीन साहब का। अगर वो उस 1 महीने में सेनेट के या कौमी असम्बली के रुकन नहीं बनते तो वो वज़ीर ख़ज़ाना नहीं रहेंगे। आज जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो लोग शरीक थे उनसे जो हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बॉडी लैंग्वेज जो थी शौकत तरीन साहब की वो बड़ी लो थी, और उन्होंने कहा मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब पर पूरा एतमाद करता हूँ। एक और जो बात इसमें ज़्यादा एक संगीन है कि डॉलर की कीमत जिस तरह रुपये के मुकाबले में बढ़ती जा रही है वो एक बड़ा अलार्मिंग है। और ये सारे का सारा डॉलर जो बताया जाता है सारा अफ़गानिस्तान स्मगल हो रहा है। इसमें ना स्टेट बैंक को इंटरवीन कर रहा है, ना ही उस स्मगलिंग को रोकने की कोशिश की जा रही है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं वो भी उनके हजम में भी इजाफ़ा होता जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में भी इजाफ़ा होगा, जो हुकूमत बड़ी कोशिश कर रही है उस चीज़ को नीचे करने के लिए। सदीक साजिद, बड़ा एक अजीब मामला है, आप कुछ बता रहे थे ब्रेक पर जाने से। जी बिल्कुल। एक तो इसकी आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए, ये जो हैकिंग वाला इशू है, और असल जो लोग हैं जो इसमें मुलव्वस हैं उनको सामने लाया जाना चाहिए। ख़ास तौर पर अगर फ्रेंसिक इसका ऑडिट हो, ये सारी चीज़ों का जो साइंसी बुनियादों के ऊपर इसको देखा जाए, क्योंकि जो आपने इंडिया वाला एक फैक्टर बयान किया है समी साहब, और इंडियन जो हैकर्स हैं, हम तो हमारे आर्मी चीफ साहब भी और हुकूमत खुद भी 5th जनरेशन वार, हाइब्रिड वार और इस तरह के जो हमले होते हैं, तो उसमें तो अगर ये डाटा, लेकिन एक बात है फवाद चौधरी साहब ने कहा कि चलो बहुत सा डाटा जो है वो महफूज है, लेकिन इसका मतलब है कुछ ना कुछ अगर उनकी बात ही मान ली जाए चोरी जो है वो हुआ है। और इसके ऊपर जो वज़ीर-ए-आज़म साहब को रिपोर्ट पेश की गई है उसमें वाज़े तौर पर उन लोगों की या वज़ीर-ए-आज़म को एक जामे इंक्वायरी जो है वो इसकी करवानी चाहिए। जहाँ तक अब आपने अफ़गानिस्तान की बात की है समी साहब, आटा भी जा रहा है, सिर्फ डॉलर नहीं है, और भी बहुत सी जो चीज़ें हैं, गंदम, आटा, चीनी इवन के जा रही है अफ़गानिस्तान, हो रही है सर स्मगल। और उन्होंने बरह रास्त जो शुगर मिल्स वाले हैं, बरह रास्त जो ये फ्लावर मिल्स वाले हैं, उनके साथ आप देखिए 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ये महकमा शुमारियात की रिपोर्ट है, 58 रुपीज़ जो हैं वो 20 किलो के थैले के ऊपर बड़े हैं आटे के ऊपर। और आज शौकत तरीन साहब सुबह कह रहे थे कि जी आटा, हाँ आटा सस्ता हो जाएगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। हाँ जी, क्या हम टारगेटेड जो लोग हैं उनका हमने वो प्रोग्राम एहसास प्रोग्राम के ज़रिए, सर्वे के ज़रिए पता लगा लिया है, हम उनको सब्सिडी देंगे तो आटा सस्ता हो जाए। कैसे सस्ता होगा जब स्मगल नहीं रोक रही। अच्छा अलीना, अब जब ये वज़रा जब इस तरह की बात करते हैं तो फिर कभी बाज़ औक़ात वो जब सच भी बोल रहे होते हैं तो उस पर यकीन करने को दिल नहीं करता। अब हो सकता है फवाद चौधरी साहब ठीक कह रहे हो कि बहुत सारा जो डाटा है वो हैक नहीं हुआ, बच गया, लेकिन ये जो सारा हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ने पैसे खा लिए, आग लगा दें, उसने ये किया वो, और फिर अब आप देखें ना जो मुखालिफिन हैं उनके साथ, पहले वो नज़ीर चौहान के साथ जो हुआ, फिर वो खुर्रम लगारी के साथ जो हो रहा है, फिर ये ख़बरें वो लगाते रहते हैं कि वो लंगड़ियाल से भी इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा उसकी, यानी वो बेसिकली एक पूरा जो एक कोर्सिव मेयर्स जो होते हैं। तो फिर ये इस तरह की अगर वो कुछ सच्ची बात भी कर रहे हो तो क्या फिर बंदे का दिल करता है उन पर यकीन करने को? माज़रत के साथ समी साहब, शायद हुकूमत को मेरी ये बात बिल्कुल अच्छी ना लगे, ये हुकूमत के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जिनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो आवाम को जो है वो इस तरह की सहूलियात देंगे कि वो आसानी से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। जब वो इस तरह स्क्रीन पर आकर सूट पहन कर, टाई पहन कर, गुची अरमानी की उन्होंने घड़ियाँ पहनी होती हैं और वो आकर बताते हैं महंगाई नहीं है, तो जो सामने देखने वाले लोग हैं ना, ऑनेस्टली आप बाज़ारों में जाए ना तो लोग कहते हैं कि हमने तो इमरान खान साहब को इसलिए वोट नहीं दिया था। अभी आपने बताया ना कि खातून जो थी जब वो वोट देने गई हैं ख़वातीन, तो उन्होंने कहा था कि हमने तो इमरान खान साहब को इसलिए वोट नहीं दिया था, हमने वोट तो इसलिए, हाँ बेशुमार ख़वातीन, बहुत सारी ख़वातीन ने PTI के ऑफिस में आके ये कहा कि हमारा घरों का निज़ाम नहीं चल रहा, इतनी हमने आपको पीछे वोट दिए थे, अभी हम आपको वोट नहीं देंगे। और अच्छा, इसका जो दूसरा पहलू है वो आप देखें कि एक बयानिया तब्दील किया मुस्लिम लीग नून ने, क्योंकि उनको पता था ये कैंटोनमेंट का इलाका है, यहाँ पर फ़ौजी फैमिली ज़्यादा रहती हैं, उन्होंने वहाँ पर जाके ये स्लोगन लगाया कि काम को इज़्ज़त दो। अच्छा, अब इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए
क्या इससे हम ये मुराद लें कि पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून का बयानिया तब्दील हो जाएगा? शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी जो आज मज़ीद जो सामने आया कि हमज़ा जो हैं वो मुख्तलिफ़ सूबाई असम्बली के हलकों में सबसे पहले लाहौर शहर में वो जगह जगह जाएंगे, अपने जो हमायती हैं उनको वो इंटैक्ट रखेंगे और जो इलेक्शंस के नताइज आए हैं उसमें उनका जो वोट बैंक है वो अपनी जगह पे इंटैक्ट नज़र आया। तो इसका मतलब ये है कि फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं अमली तौर पर मुस्लिम लीग नून को उन्होंने संभाल लिया है सदीक साजिद? जी जी बिल्कुल। इस वक्त तक की जो सिचुएशन है, अभी देखिए सारे जो कैंट के इलेक्शन हुए ना, इसमें मरीम नवाज साहबा बिल्कुल एक साइड पे रही हैं। इवन के नवाज शरीफ ने भी इसके ऊपर किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं की। हाँ, हमजा शहबाज, ये जिस तरह हनीफ अब्बासी का हमने नाम लिया, ख्वाजा साद रफ़ीक और जो लोग थे जो कमिटेड लोग हैं नून लीग के, उन्होंने इसके ऊपर काम किया, वर्किंग की। और अभी भी लेकिन मैं आपको अभी जावेद लतीफ़ साहब का एक शॉर्ट सुनवाता हूँ, ज़रा सुन लें वो क्या कह रहे हैं। सदीक साजिद, ये तो बिल्कुल नई कहानी बयान कर रहे हैं, तो फिर क्या चौधरी मियाँ शहबाज साहब को भी चौधरी निसार से सबक सीखना चाहिए? क्या कह रहे हैं? मियाँ जो लतीफ़ साहब का ये मौका जो बाज़ पार्टी के अंदर रहनुमा है उनके हवाले से, लेकिन उसमें शहबाज शरीफ जो है वो शामिल नहीं, लेकिन ये अगर ख्वाजा आसिफ की बात कर रहे हैं या ख्वाजा साद रफ़ीक की, तो वो तो फिर वही बयानिया के काम को इज़्ज़त दो के बयानिए पे चल रहे हैं ना। वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया तो नवाज शरीफ का और मरियम का है। आपने खुद एक बात की है समी साहब कि जिन इलाकों में नून लीग ने इलेक्शन लड़ा है उन इलाकों में वो बयानिया चलने वाला नहीं था। इस वजह से उस वो काम को बयानिया इज्जत वाला बयानिया वो ज़्यादा चला, वो वाला नहीं तो है। पूरे पाकिस्तान में अभी इसी पे लेकर जाएंगे, वो लेकर जा रहा है तो हमजा शहबाज, जो आपने बात की हमजा शहबाज इसी को लेकर जा रहा है। वो पंजाब की तरक्की और पंजाब के मंसूबे पूरा इनका एक उन्होंने अपना बनाया हुआ है कारकर्दगी के ऊपर, हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर वाइट पेपर उनकी जारी करेगा, अपना भी उन्होंने एक बनाया हुआ है कि हमने ये किया पंजाब के अंदर, बलदियाती इंतखाबात में भी लेकर जा रहे हैं और आम इंतखाबात में। अच्छा लीना, इसका मतलब ये है कि अगर मरियम नवाज साहबा जाएंगी कैंपेन में तो फिर वो इसी बयानिए के तहत जाएंगी ना, क्योंकि ये तो इसने वर्क किया लाहौर में और पिंडी में, हनीफ अब्बासी ने, और वहाँ पर लाहौर में हमजा शहबाज ने ये इलेक्शन जितवा दिया इस बयानिए पर। बिल्कुल समी साहब, उनको जाना भी इसी बयानिए के साथ चाहिए और ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी उस बयानिए के साथ जा चुके हैं, महंगाई वाले बयानिए पे। उन्होंने कहा था कि मैं अब ये जितने भी इजलास करूंगी और पीटीएम को आगे लेकर चलूंगी, जितने जल्द से जुलूस करूंगी वो महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर करूंगी। और अगर वो हमजा के साथ आकर और शहबाज शरीफ साहब के साथ आकर खड़ी होती हैं तो उनकी पार्टी बहुत स्ट्रेंथन हो जाएगी और आने वाले इलेक्शन में उन्हें बड़ी एक कामयाबी मिल सकती है। ठीक है, ये नून लीग के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन ये तहरीकें को अपनी स्ट्रेटजी पर गौर करना होगा कि मज़ीद अपने साथियों को नाराज़ करने की बजाय जो लोग पार्टी के साथ थे, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की और जो नज़रियाती तौर पर भी शायद इमरान खान साहब के साथ थे, उनको वापस लाएँ। और अगर एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नून लीग ज़बान इस्तेमाल नहीं करती तो फिर ये एक लम्हा फ़िक्रिया पीटीआई के लिए होना चाहिए, क्योंकि इससे तो फिर फील्ड सबके लिए ओपन हो जाएगी। और अगर मैं बात मान लूँ तो फिर सेलेक्टर्स तो किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।